चलें अब हम इसमें थोड़ी सी फिज़िक्स भी ले आते हैं। बहुत आसान फिज़िक्स लेके आएंगे, मुश्किल नहीं लेके आएंगे। बिल्ली को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पिन करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। अगर बिल्ली ने स्पिन करना है तो उसे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम हासिल करने के लिए उसे फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स बिल्ली के पास कैसे आती है, क्योंकि वो स्पिन कर रही है, आपने देखा ना, वो हवा में स्पिन कर रही है। एक तरीका ये हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि ये फोर्स उस वक्त उसके पास आती है जब वो नीचे गिरती है, तो वो शायद अपने पैरों से उस सरफेस को पुश करती है और उससे वो रोटेट करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में तो बिल्ली के चारों पैर एक साहब ने पकड़े हुए हैं और वो बिल्ली को छोड़ रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो बिल्ली के पास वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से है जिसकी वजह से वो स्पिन कर रही है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, आपने ये नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़े साइंसदान हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसकी जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो इन्होंने हमें दिया। यही वो साइंसदान हैं जिन्होंने हमें बताया था कि सैटर्न के गिर्द जो रिंग हैं वो पत्थरों के और आइसी रॉक्स के बने हुए हैं, जबकि हम ये समझते थे कि ये एक सॉलिड डिस्क है। बहुत बड़े साइंसदान हैं और इन्होंने भी इस सवाल पर बड़ा गौर किया कि बिल्ली आखिर रोटेट किस तरीके से करती है। तो मैं आपको बिल्ली की रोटेशन के लिए एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, और वो एग्जांपल ये फॉलिंग कैट प्रॉब्लम से है। ये वही प्रॉब्लम है जिस पर 1969 में रिसर्च की गई। लोग ये समझते थे कि बिल्ली जब गिरती है नीचे तो वो एक सिलेंडर की तरह है और वो एक तरफ को स्पिन करना शुरू कर देती है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब हमने उसे दोनों हाथों से नीचे गिराया तो उसके पास तो कोई ऐसी सरफेस नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी जिस पर वो पुश करती और फिर वो स्पिन करना शुरू कर देती। तो हमने तो उसको जस्ट फ्री फॉल कराई। अब वो किस तरीके से स्पिन करना शुरू होगी, वो फोर्स कहाँ से आई? तो अगर आप बिल्ली की स्पिन को देखें तो अब आपको असल कहानी समझ आएगी। बिल्ली की स्पिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम पेपर मिल, जो मिर्चें निकालने के लिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी पेपर मिल दिखा रहा हूँ। इसको हम दोनों तरफ से टाइट करते हैं, एक तरफ से इस तरफ को स्पिन करते हैं, एक तरफ से इस तरफ को स्पिन करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो मिर्चें होती हैं, जो काली मिर्चें होती हैं, वो इसके अंदर क्रश होती हैं और फिर वो छोटे छोटे पीसीज की तौर पर बाहर निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बिल्ली को देखें तो उसकी दो स्पिन है, उसकी बॉडी दो तरीके से स्पिन कर रही है। पहले उसका ऊपर वाला हिस्सा उसके ऊपर वाले पाँव या उसको आर्म कह लें, वो उसकी बॉडी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। जब वो गिरती है तो बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है, और उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है ना, घूमने की वेलोसिटी, वो बड़ी तेज़ हो जाती है। आपने कभी देखा है स्केटर जो स्केटिंग कर रहे होते हैं बर्फ़ पर, वो जब हाथ इस तरीके से उन्होंने खोले होते हैं तो वो स्लो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो हाथ इस तरीके से करके करें तो वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्ली ऊपर वाले हाथ इस तरीके से करती है और नीचे वाली टांगें खोल देती हैं। तो अब क्या होता है कि एक तरफ उसकी रोटेशन वेलोसिटी ऊपर वाली साइड पर बढ़ जाती है और नीचे वाली हिस्से की रोटेशनल वेलोसिटी स्लो होती है। अब वो ऊपर वाले हिस्से को तेज़ी से मूव करती है, यानी वो एक तरफ को मूव करती है जिस तरफ उसने मुड़ना है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका एंगल ज़्यादा, वो ज़्यादा एंगल को मूव करेगी। लेकिन जब वो नीचे वाले पाँव जो उसने खोले होते हैं वहाँ पर रोटेशनल वेलोसिटी कम है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कम मूव करेगी। तो बिल्ली ऊपर से एक तरफ ज़्यादा मूव कर जाएगी और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ कम मूव करेगा। ये इसलिए उसे करना पड़ रहा है कि उसने इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है, अदरवाइज फिजिक्स के लॉज होल्ड नहीं करेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो उसने अपने ऊपर वाले हाथ कम किया और वो एक तरफ को घूम रही है, नीचे से वो दूसरी तरफ को रोटेट हो रही है, लेकिन वो रोटेशन कम है, ये रोटेशन ज़्यादा है। और उसकी कोशिश ये है कि वो इस तरीके से नीचे अपने दोनों हाथ, कम से कम अगले दोनों हाथ जो है वो लैंड कर दे। और जब वो
अलाइन होगी ज़मीन के साथ इस रोटेशन की वजह से, इसमें एक लिखा हुआ है वर्ड कि वो जो फ्रंट पॉज हैं और जो पिछले पॉज हैं जिसे वो पेपर मिल रोटेशन के तहत अलाइन कर लेगी, जब वो सीधी हो जाएगी तो अब वो आराम से सरफेस पर गिर सकती है या लैंड कर सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितनी भी स्टडीज़ हैं ये 1980s में हो रही थी। मैं आपको नेचर का यहाँ पर एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ, तो आपको हैरानी होगी कि बिल्लियों पर इतनी ज़्यादा रिसर्च की गई, लेकिन इस स्टडी में बताया गया कि 90% बिल्लियाँ जो कि 30 या 32 फ्लोर के ऊपर से गिरती थीं वो बच जाती थीं, और सिर्फ 10% बिल्लियाँ रिपोर्ट होती थीं जो कि गिर के मर गई। यानी जितनी ज़्यादा हाइट थी उनसे गिरने वाली बिल्लियाँ मर जाती थीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो 7th फ्लोर या 6th फ्लोर से गिरती थीं वो मर जाती थी ज़्यादा। तो अगर बिल्ली 7वीं या 6ठी फ्लोर से गिर रही है तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा है, ये रिपोर्ट ये कहती है, ये पेपर ये कहता है। और अगर बिल्ली 11वीं फ्लोर या उससे ज़्यादा ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है, मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ फ्री फॉल की तरफ। आप देखें कि एक शख्स या एक बिल्ली फ्री फॉल कर रही है तो इनिशियली उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी और वो होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि उसकी वेट की वजह से एक्ट कर रही है। और अगर टाइम ज़्यादा है उसे ज़मीन तक लाने के लिए तो अब ये कहते हैं कि बिल्ली कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से वो ज़मीन पर जब गिरती है तो उसे बहुत बड़ा शॉक नहीं लगता। वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो से बढ़ती है और इंक्रीज होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से। लेकिन फिर एक और मैकेनिज्म भी होता है और वो मैकेनिज्म है एयर रेजिस्टेंस। बिल्ली वैक्यूम में तो नीचे गिर नहीं रही, अगर आप बिल्ली को वैक्यूम में नीचे गिराएं तो उसे चोट लगेगी, ये भी यही स्टडी कहती है। लेकिन जहाँ पर एयर है वहाँ पर आप बिल्ली पर कुछ देर के बाद, इनिशियली तो ग्रेविटी एक्ट करेगी लेकिन कुछ देर के बाद एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है, और ग्रेविटी नीचे की तरफ। मैं आपको यहाँ पर भी यही चीज़ इस ग्राफ में दिखा रहा हूँ। तो इस ग्राफ में देखिए तो शुरू में बिल्ली पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्सर्ट होती है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जारी बात है वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी के अंदर, वेट के अंडर वो नीचे मूव कर रही है। लेकिन जब वो कुछ देर ट्रैवल कर लेती है तो आपको ये ग्राफ सीधा होता हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह ये कि अब यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स वो बराबर हो चुके हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और वो बराबर हो चुके हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट के बराबर है। और इस पॉइंट को कहते हैं कि यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी बिल्ली ने अचीव कर ली। अब कैलकुलेशंस ये बताती हैं, उन कैलकुलेशंस को मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि बिल्ली 120 किलोमीटर पर आवर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, उसके साथ वो नीचे गिर रही होती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी या उसका वेट एक्ट कर रहा है, कुछ देर के बाद ड्रैग फोर्स करना शुरू कर देगी एक्ट, और जब ड्रैग फोर्स, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर होंगी तो अब वो एस्केप वेलोसिटी है उसके तहत नीचे गिरेगा। और बिल्ली 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ी से नीचे आ रही होती है और वो टर्मिनल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मैंने वर्ड यूज़ किया है, वो वर्ड ठीक नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी के तहत नीचे आती है। लेकिन जब अभी बिल्ली ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं की होती, उससे पहले जब वेट ज़्यादा होता है और ड्रैग फोर्स कम होती है तो वो वेटलेसनेस का शिकार होती है। और अगर वो वेटलेसनेस का शिकार होती है तो अब उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने पैरों को पूरे तरीके से स्विंग करें और चारों पैरों पर नीचे आ जाए। जब बिल्ली थोड़ी हाइट से नीचे गिरती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं कर पाती। 6ठी 7वीं फ्लोर से नीचे गिरेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं गेन कर पाएगी, उसको इतना मौका नहीं मिलेगा कि जो ग्रेविटी है और जो एयर की अपोजिट फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लें और वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ले। इसलिए वो वेटलेसनेस का शिकार होती है। और अगर वो वेटलेसनेस का शिकार होती है तो वो अपने चारों पैरों को एकदम आकर नीचे नहीं लगा सकती। चारों पैर लगाएगी तो उसका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, किसी तरफ ज़्यादा वजन होगा और किसी तरफ कम वजन होगा, जिसकी वजह से उसे शॉक लगने का, उसे चोट लगने का, जब आप भी गिरते हैं और किसी पाँव पर या किसी हाथ पर ज़्यादा वजन आ जाए तो हड्डियाँ टूट सकती हैं। बिल्कुल यही काम होता है बिल्ली के साथ। लेकिन जब बिल्ली बहुत ज़्यादा हाइट से गिरती है तो कुछ अरसे के बाद उसका वेट और जो फोर्स होती है ड्रैग की वो बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। अब
बिल्ली वेटलेसनेस का शिकार नहीं होती, बल्कि अब वो अडॉप्ट कर चुकी होती है, और जब वो ज़मीन पर नीचे गिरती है तो साइंस के मुताबिक वो अपने चारों पैरों पर एक जैसा वज़न यानी यूनिफॉर्म वज़न लेकर गिरती है, और जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाती है। इन शॉर्ट, अगर बिल्ली थोड़ी हाइट से नीचे गिरती है तो उसे इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपने आप को स्पिन करे और चारों जो पैर हैं उन पर इस तरीके से गिरे कि सब पर वज़न बराबर हो और उसे चोट ना लगे। तो छठी 7वीं मंजिल से बिल्ली को चोट लगती है, लेकिन जब वो 11वीं या उससे ऊपर वाली मंजिल से गिरती है तो अब क्या होता है कि उसका वेट और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाती है, और उसे वो मौका मिल जाता है जब वो इजीली अपना वेट बैलेंस कर सकती है, और जब वो नीचे आके गिरती है तो उसका वेट यूनिफॉर्मली बैलेंस होता है। इसलिए 11वीं मंजिल से ऊपर जितनी भी मंजिलें हों, बिल्ली अगर वहाँ से नीचे गिरती है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस 90% ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें कुछ साइंस भी थी और कुछ बिल्लियाँ भी थी, आपको पसंद आई होंगी। लेकिन बच्चों को एंगुलर मोमेंटम समझाने के लिए और टर्मिनल वेलोसिटी समझाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसे हम एप्लीकेशन के तौर पे स्कूलों और कॉलेजेस में बयान कर सकते हैं और बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। तो जब भी अगली मर्तबा बिल्ली छत से छलांग लगाएगी तो आपने देखना है कि अगर वो गिर रही है तो क्या वो अपनी टांगों पर गिरती है या कभी कमर के बल भी गिरती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।